Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithm course in lecture number 16. लास्ट लेक्चर में हमने एडेड डिस्टेंस एल्गोरिदम को फॉर्मल डिफ़ाइन किया था और उसकी जो बेस केसेस हैं वो हमने निकाली और फिर उन बेस केसेस के साथ साथ हमने जो दूसरे ऑपरेशंस थे एडेड डिस्टेंस के, इंसर्शन और डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, मैच, ये चार केसेस जो हैं वो भी हमने डिफ़ाइन किए थे। यानी चार रिकरेंस रिलेशन हमने निकाले थे और लास्ट में हमने उनको रैप अप किया था। आज हम उसी को यूज़ करके एक एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहले अगर आप देखें कि मैंने वो जो फॉर्मलाइजेशन आपको दी है उसके मुताबिक मैं अगर एक एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ आर्ट्स को अगर मैथ में तब्दील करूँ तो मेरे पास जो EI है वो हमारे पास 4 लेटर्स के पे मुश्तमिल है, जबकि J जो है वो मेरे पास 5 लेटर्स पे है। तो हमारा जो एडेड डिस्टेंस बनेगा वो E ऑफ 4,5 बनेगा। और अगर मैं उन चारों केसेस में इनकी कीमतें पुट करूं और उनको सॉल्व करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आप देखें 3 - 2 आएगा। वजह क्या है? ये हमारी वो डिलीशन वाली प्रॉपर्टी है जिसमें हमने I - 1, J हमारे पास 5 है, I - 1 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये 3 - 5 + 1 सब्स्टिट्यूशन, ये कॉस्ट आ गई। उसके बाद अगला जो हमारा केस था वो I, J - 1 + 1 था। तो उस केस में I तो 4 ही रहेगा लेकिन 5 जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि J - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आगे +1 उसकी कॉस्ट आ गई। उसके बाद अगला जो हमारा केस था वो सब्स्टिट्यूशन का था। उस केस में I - 1 होना था और J - 1 होना था। तो I - 1 करेंगे तो 3 आएगा, J - 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो ये +1 कॉस्ट। ये उस सूरत में अगर तो A ऑफ 4 और A ऑफ 5 बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, तब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब इस केस में यानी मैच केस में जो है Y - 1 और J - 1 होना था। तो ये अब आप ज़रा इस पे गौर करें तो मैं यहाँ पे देखें कि जो लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी फिबोनाची वाली, उसमें भी ये चीज़ मैंने हाईलाइट की थी। यहाँ पे अब आप देखें कि 3,4 और ये 3,4 मुझे 2 दफ़ा कंप्यूट करना पड़ रहा है। इसी तरह एक दफ़ा और भी हो सकता है। अगर मैं ये कंप्यूट कर लूँगा तो फिर शायद मुझे फिर माइनस आगे करता जाऊँगा तो फिर मुझे ऐसे रेपिटेटिव कॉल्स मुझे करनी पड़ेंगी, डुप्लीकेशन कॉल्स करनी पड़ेंगी। आपको याद है कि फिबोनाची में भी मैंने वो जो ट्री बनाया था उसमें इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था, लेकिन उसको हमने मेमोराइजेशन से सॉल्व किया था फिर। तो आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ भी वही केस बन गया है। तो रिकर्जन क्लियरली लीड्स टू द सेम रेपिटेटिव कॉल पैटर्न दैट वी सॉ इन द फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसमें भी वो रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं रेपिटेटिव, जिससे हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। और टू अवॉइड दिस वी विल यूज़ टू द DP अप्रोच। तो इसको हम डायरेक्ट रिकर्सिव अप्रोच को यूज़ नहीं कर सकते, तो बल्कि हमें इसे डायनेमिक प्रॉब्लम से सॉल्व करना पड़ेगा। और उस केस में यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वी विल बिल्ड द सोल्यूशन द बॉटम अप, कि हम अब इसका सोल्यूशन बॉटम अप बनाएंगे, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ख़ास बात है। तो अब हम इसको बनाते हैं। जैसे कि अब हम इधर पैटर्न बनाने लगे हैं, बिल्डिंग ऑफ E ऑफ I, J। तो ये मेरे पास वही 3 केसेस हैं। ये मेरे पास डिलीशन वाला केस है और डिलीशन को मैं ये एरो कह रहा हूँ, डाउन एरो से जाहिर कर रहा हूँ, इनको मैं सिंबल दे रहा हूँ। और इंसर्शन वाले केस को मैं यहाँ पे राइट एरो से रिप्लेस कर रहा हूँ। और जो सब्स्टिट्यूशन वाला है उसको मैं ये डायगोनल एरो से जो है वो दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ बन जाएगा हमारे पास। ये 3 केसेस हैं। इन एरोज़ का भी ख़ास मकसद है, वो भी आपको एग्जांपल में पता चल जाएगा। यूज़ द बेस केस E ऑफ 0, J टू फिल द फर्स्ट रो। हम पहली बेस केस यूज़ करेंगे जिसमें E ऑफ 0, J होगा, उससे हम पहली रो को फिल करेंगे। और इसी तरह बेस केस जो दूसरा था हमारा, जिसमें E ऑफ I, 0 जो है उसको हम फिल करेंगे हमारे फर्स्ट कॉलम से। तो इस तरह ये हमारे बेस केस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे।
फाइनली द फिल द रिमेनिंग ई मैट्रिक्स रो बाय द रो, बाकी मैट्रिक्स को भी हम रो बाय रो फिल करेंगे। तो हम एक मैट्रिक्स बनाने लगे हैं, उसकी जो रो होगी, पहली रो हम इस केस से फिल करेंगे और उसका जो पहला कॉलम होगा वो इस बेस केस से हम फिल करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स हमने बनाया, आर्ट्स को हमने इधर लिख दिया, मैथ को हमने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया, ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज़ हैं। तो सबसे पहले वो जो हमारी बेस केस है उसको अगर हम लें तो पहली रो को हमने फिल करना है, क्योंकि हमारे पास जो आई है यहाँ पे हमने पहली जो रो है ये फिल की, यहाँ पे आई जो है वो हमारे पास ये 0 आएगा और बाकी जो जे की वैल्यूज़ हैं वो 1 2 3 एंड 4 तक जो है वो जाएंगी। पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आखिरी लेटर। अगली जो बेस केस है हमारी वो भी जिसमें कॉलम हम पूरा पहला फिल करेंगे। तो ये पूरा कॉलम जो है वो फिल हो रहा है। तो यहाँ देखें ये 0 हमारा आ गया जे और बाकी सारे 1 2 3 एंड अप टू द ये सारे आ जाएंगे। तो ये एरोज़ जो हैं वो सारे इस तरफ लगा दिए, क्योंकि आपको पता है कि पहले बेस केस अगर हो तो इस केस में आपको याद होगा हमने कहा था डिलीशन होगी, तो डिलीशन के लिए ये एरो होता है, इंसर्शन होगी और इस केस में डिलीशन होगी तो उसके लिए डाउन एरो होता है। तो यहाँ पे वो हमने एरोज़ लगा दिए। यहाँ पे अब हम आगे ये जो बाकी आपको इस वक्त ये कॉलम सारा नज़र आ रहा है, इसको मैं अब यहाँ पे सारा कॉलम कैसे फिल हुआ है, सारा जो टेबल है उसको मैं अब ये हाईलाइट करने लगा हूँ। आप फ़िलहाल ये समझ लें कि ये हमारे पास ये सारी रोज़ फिल हैं, बाकी अभी हमने करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने इस सेल की जो वैल्यू है, ये वाली सेल, इसकी वैल्यू जो कंप्यूट करेंगे वो इन तीनों सेलों से कंप्यूट होगी। इसके जो ये वाला और ये वाला। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से, यानी कॉस्ट इसकी 1 है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट ये देखें, यहाँ लेटर ए है और यहाँ एम, ये दोनों डिफरेंट लेटर हैं, तो यानी ये चेंज होंगे। यानी यहाँ पे कॉस्ट आएगी 1, तो मैं इस कॉस्ट को इस 0 में 0 + 1 करूँगा तो क्या आएगा 1। इसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो ये आएगा 2, इसमें अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो इसमें भी 2 आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम चूज़ करना है, यानी जहाँ मुझे मिनिमम मिले, तो वो मुझे ऑफ कोर्स यहाँ 0 से मिल रहा है, क्योंकि मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, तो मैंने इसको लिया और यहाँ पे 1 दिखाया। अब ये डायगोनल क्यों है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए डायगोनल है। सही है। अब इस वाले केस को देख लें, अगले ये वाले, ये कैसे कंप्यूट हुआ है, इससे और इससे। अगर मैं इसमें, यानी ये देखें R और यहाँ पे है M, दोनों डिफरेंट लेटर हैं, तो कॉस्ट आएगी 1। तो मैं अगर इसमें 1 ऐड करता हूँ तो आता है 3, इसमें 1 ऐड करता हूँ तो आता है 2, इसमें 1 ऐड करता हूँ तो आता है 2। तो अब यहाँ से भी 2 मिल रहा है मुझे, यहाँ से भी 2 मिल रहा है। इन दोनों में से किसी से मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको यहाँ से लिया और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये उसकी डायगोनल। क्योंकि अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ से भी मुझे मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, तो मैंने ये वाला एरो भी साथ लगा दिया और ये वाला एरो भी लगा दिया, तो दोनों एरो लगा दिए। ठीक है। उसके आगे चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये वाला सेल आ गया। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखें T है और यहाँ पे M है, अगेन ये डिफरेंट लेटर हैं, तो 1 सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी 1 कॉस्ट आएगी। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं 1 इसमें ऐड करूँ तो मुझे 4 मिलता, यहाँ 1 ऐड करता तो मुझे 3 मिल रहा है, यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद मैं अगला जो कॉलम है उसको लेता हूँ, अगला जो सेल है, यहाँ पे हमारे पास जो लेटर है वो S है और यहाँ पे लेटर है हमारे पास M, दोनों डिफरेंट लेटर हैं। अगेन कॉस्ट 1 ऐड होगी और 1 कॉस्ट यहाँ पे आप देखें कि मैं अगर 4 में 1 ऐड करूँ तो 5 आता है, 3 में 1 ऐड करूँ तो 4 आता है और 3 में 1 ऐड करूँ तो 4 आता है। दोनों से मैं ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 4। इसी तरह आप बाकी रोज़ भी कंप्यूट करेंगे।
और लास्टली जब आप ये सारी रोज़ फिल कर लेंगे तो आप एंड तक पहुंच जाएंगे और ये वाला जो सेल है ये वो हमारा आंसर है जो कि मिनिमम डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल जो इसका बेसिक सोल्यूशन निकलेगा वो ये मैंने आपको यहाँ पे 3 रोज़ फिल करके बता दी हैं। बाकी 3 रोज़ आप खुद फिल कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या मैसेज में, ईमेल में आप किसी भी सोर्स से बता सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने इसमें से पाथ ढूंढने होंगे, यानी सोल्यूशन पाथ। वो जो आपको याद होगा एडिट ट्रांसक्रिप्ट हमने यहाँ बनानी है। एडिट ट्रांसक्रिप्ट में हमारे पास जो पाथ हैं उनको मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है। पाथ का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ से शुरू हूँ तो मैंने यहाँ तक जाना है और मुझे मिनिमम पाथ ढूंढना है, जो मुझे मिनिमम रास्ता ऐसा तलाश करना है जो मुझे कम से कम यानी स्टेप के अंदर मुझे यहाँ तक लेके जाए। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रास्ते बनते हैं तो उनको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर एरो से हाईलाइट कर लिया है। तो यहाँ से मैं इधर आया और यहाँ से मैं इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया। तो ये तो रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि मैं यहाँ से अगर इधर डायगनली आ जाता हूँ और फिर यहाँ से इधर आ जाता हूँ, यहाँ से फिर इधर आया, यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ डायगनल आ गया। एक और सॉल्यूशन है कि यहाँ से मैं इधर आया, 1 की तरफ आया, इधर से मैं यूँ मुड़ गया, यहाँ से यूँ डायगनल गया, यहाँ से फिर नीचे आया और फिर यहाँ 3 तक मैं पहुँच गया। तो ये देखें कि 3 पाथ मैंने ढूंढ लिए हैं। इनको मैं अब 1 बाय 1 दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन पाथ 1 बताया तो ये मैंने ये हाईलाइट कर दिया। तो ये सारे पाथ मैंने हाईलाइट किए। तो यहाँ पे उनको मैंने कॉस्ट 1 यानी डिलीशन हुई, यहाँ पे मैच हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई, यहाँ पे मैच हुआ। तो मैंने जिनकी कॉस्ट 1 थी वो मैंने ऐड कर दी, 3 आई। तो यानी मैथ को आर्ट्स में तब्दील करने में कॉस्ट यहाँ 3 आई। अगला जो सोल्यूशन पाथ था वो हमारा ये वाला था, ये मैंने अभी थोड़ा हाईलाइट किया है। यहाँ से अगर मैं सोल्यूशन पाथ 2 से जाता हूँ तो तब भी मैं इसकी कॉस्ट 3 आती है। कहने का मतलब ये है, तो रास्ता डिफरेंट होने से भी कॉस्ट 3 आई। आखिरी जो रास्ता सोल्यूशन पाथ 3 था उससे भी मैं अगर जाऊँ तो उससे भी हमारी ये जो पाथ यानी ये जो एडिट डिस्टेंस है वो भी 3 ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमने मैट्रिक्स फिल किया और फिर उसके ज़रिए हमने पाथ तलाश किए और फिर सारे पाथ को हम लेके आगे चले। तो ये हमारा जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ये वही एडिट ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप पहले हम शुरू में जो देखा था वो 4 आता था, लेकिन इस प्रॉब्लम को हमने इससे सॉल्व किया तो क्या आया, 3 आया। तो अब आप देखें कि कौन सा ऑप्टिमल है। ऑफ कोर्स यही है जिसमें 3 आया है। तो ये वाला सॉल्यूशन जो है वो हमारा मैनुअल था, जो कि आप ब्रूट फोर्स कह लें या नॉर्मली ऐसे कह लें। तो इसमें आप देखें कि आंसर ऑप्टिमल नहीं आया, इस केस में आंसर ऑप्टिमल आया, बल्कि 3 रास्ते भी हमें पता चल गए। तो ये इस एल्गोरिदम का सबसे बड़ा एज है, यानी एडवांटेज है, जो कि मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, जो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। फाइनली इसका एनालिसिस अगर करें तो इसमें अब मैट्रिक्स है m इंटू n मैट्रिक्स है, क्योंकि m उसमें लेटर्स हैं, नीचे n लेटर्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी m की तादाद भी n हो सकती है और n की तादाद जो है वो भी कहीं जा सकती है। तो फाइनली अगर तो हमारे पास देयर आर थीटा n स्क्वायर एंट्रीज बनेंगी, क्योंकि जाहिर है जितनी मैट्रिक्स बड़ी होगी उसमें n स्क्वायर टाइम लगेगा। तो e ऑफ आई जे टेक्स द 1 टाइम टू कंप्यूट, अगर तो ये 1 टाइम कंप्यूट करता है तो टोटल जो है वो रनिंग टाइम जो है वो बनेगा थीटा n। क्योंकि मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें आपको पता है कि नेस्टेड लूप लगता है। ये 2 डायमेंशनल अरे है और 2 डायमेंशनल अरे जो है उसके अंदर नेस्टेड लूप लगता है, और अगर 2 लूप हों तो ऑफ कोर्स यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा। बाकी e और आई जे को कंप्यूट करने में जो टाइम लगता है वो थीटा 1 लगता है। अब इन दोनों में से जो डोमिनेटिंग टर्म है ऑफ कोर्स थीटा n स्क्वायर है, तो इसका एल्गोरिदम का जो टाइम है वो n स्क्वायर निकला। तो आज जो है वो हमने इसको मुकम्मल कर लिया। एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम को देखा हमने, फॉर्मलाइजेशन की, उसका एल्गोरिदम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज हमने उसको अप्लाई करके एक एग्जांपल के ज़रिए भी देख लिया। फाइनली हमने उसका एनालिसिस भी कर लिया। तो आज को लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और
अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।